नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आपके सवाल का 16th एपिसोड है और जैसा कि आप जानते हैं कि आपका सवाल का जो एपिसोड होता है उसके अंदर मैं आपके जो पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर देने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम बात करने वाले हैं वो मैं आपको बताऊं तो हम सोराइसिस पे बात करेंगे, इसी तरह से हम इनफर्टिलिटी के ऊपर बात करेंगे, हम ओलिगोस्पर्मिया यानी जो शुक्राणु की संख्या अगर किसी पुरुषों के अंदर कम होती है जिसके कारण उन्हें निसंतानता का सामना करना पड़ता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसी तरह से दोस्तों पाइल्स जिसको आप मस्सा या बवासीर कहते हैं उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। वेरिकोज वेन्स के अंदर हम बात करने वाले हैं। अगर न्यूरोमस्कुलर वीकनेस आ रही है किसी को उसके बारे में हम लोग बात करेंगे विद डायबिटीज़। इसी तरह से दोस्तों अगर किसी को बैक एक है, बैक में दर्द है और दूसरे सिम्टम्स है तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ग्लूकोमा के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और इसी तरह से खांसी अगर है काफ़ी ज़्यादा, उसमें कफ भी हो रहा है और कई बार उल्टी भी हो जाती है तो क्रॉनिक है ये काफ़ी टाइम से जो ये केस है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यूटीआई जिसको आप सिस्टाइटिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी पेशाब में जलन आना, पेशाब मुश्किल से उतरना, कम बूंद बूंद करके उतरना, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। डायबिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। ईडी और पी यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर एजुकेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसी तरह से डायलिसिस के अंदर जो किडनी पेशेंट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और जॉइंटिस के बाद आने वाली कमजोरी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चंस मैंने कहाँ से लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करता हूँ नेक्स्ट डे उसी के जो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर देने की कोशिश करता हूँ। जैसे कल यानी 19 अप्रैल 2020 को जो वीडियो अपलोड किया था अवाइना सटाइवा मदर टिंचर, उसके कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चंस थे उनको मैं एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई बीमारी के बारे में और उससे रिलेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर उससे रिलेटेड आप टॉपिक सर्च कीजिए बीमारी को और साथ के अंदर यश होम्योपैथिक सेंटर या डॉक्टर रावत चौधरी सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब पे वो मिल जाएगा। और इसी तरह से अगर आप क्लिनिक आना चाहते हैं, मेरे आसपास से बिलोंग करना करते हैं या कोई पर्सनल डिस्कशन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है आप डिटेल फ़ोन नंबर और क्लिनिक एड्रेस दिया हुआ है। अगर आपको और कोई पर्सनल क्वेश्चन है जो कमेंट सेक्शन में जाके पूछना है तो इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आप मुझे कब कमेंट करें जिससे मैं उसका आंसर दे पाऊँ। चलिए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है मनीष डूडी जी का। लिखते हैं मुझे सोराइसिस है 7 ईयर से, बहुत दवा ले ली है, सर्दी में वापस हो जाता है और गर्मी में थोड़ा ठीक रहता है। देखिए मनीष जी, आपको इतने टाइम से लगभग 7 सालों से सोराइसिस है तो आपको एक चीज़ समझ में आ गया कि एक टफ बीमारी है, वरना आप 7 साल तक बीमार नहीं रहते। दवाइयाँ लेते कब का ही ठीक हो चुके थे। कोई भी जैसे खांसी जुकाम बुखार होता है तो हम लोग हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाते हैं। सोराइसिस 7 साल से दवाई ले रहे फिर भी ठीक नहीं हो रहे, तो इसका कारण क्या है कि एक टफ डिजीज़ है। आप जानते हैं कि क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। क्रॉनिक यानी बहुत लंबे समय तक चलने वाली, ऑटो इम्यून यानी आपका शरीर ही एक तरह से आपका शरीर दुश्मन बन जाता है। बॉडी के अंदर इंटरनल ऐसे चेंजेस आते हैं, बॉडी खुद ही खुद पे अटैक करने लगती है, उसी से ये सोराइसिस डिजीज़ होती है। और अगर आप सोराइसिस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि सोराइसिस के ऊपर मेरे बहुत से वीडियो है यूट्यूब चैनल पर, बहुत सी सक्सेस स्टोरीज भी है, वो भी आप जाके देखें। और सोराइसिस इटसेल्फ एक वीडियो है वो भी आप जरूर देखें। एटलीस्ट 7-8 वीडियो जरूर मेरे चैनल पे सोराइसिस के ऊपर है। वो वीडियो आपको कॉन्फिडेंस देंगे कि हाँ होम्योपैथी से सोराइसिस ठीक होता है। जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ ये समझिएगा कि आपकी बीमारी 7 साल से है, आपको ये भी पता है कि ये क्रॉनिक है, ऑटो इम्यून है, यानी इस बीमारी में बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा कंटिन्यूटी चाहिए, तब जाके ये बीमारी ठीक होती। मैं मेरी क्लिनिक की बात करूँ तो बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जिसका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा था, बॉडी ने अच्छा रेस्पॉन्ड किया, लोग 6 महीने में ठीक हो गए। कई लोगों को हमने 2 साल दवाई दी है। और दोस्तों, मैंने मेरी क्लिनिक पे जिनका टफ 20-20 साल से अगर सोराइसिस था 3-3 साल तक भी लोगों को दवाई खिलाई है, तब जाके वो ठीक हुए। तो ये जो पेशेंस और कंटिन्यूटी है, मतलब धैर्य रखिए और दवाई लंबे समय तक चलेगी, प्रॉपर सिस्टम से लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर मैंने देखा है कि सोराइसिस बिल्कुल ठीक होता है होम्योपैथी से। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें लिखते हैं कि मेरी एज 27 ईयर्स है, मैं मैरिड हूँ, इनफर्टिलिटी है यानी मैरिड है और इनको इनफर्टिलिटी निसंतानता का सामना करना पड़ रहा है। और हस्बैंड है उनको ओलिगोस्पर्मिया है यानी शुक्राणु की कमी है। और वाइफ की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, बस हाइपोथायराइडिज्म है और क्लिनिक से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। देखिए, अगर आप मेरी क्लिनिक से ट्रीटमेंट लेना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जाके क्लिनिक का एड्रेस देख सकते हैं और क्लिनिक का फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है। क्लिनिक जोधपुर के अंदर है, राजस्थान के अंदर। यश होम्योपैथिक सेंटर आप सर्च करोगे मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल दी हुई है। और जो आपने क्वेश्चन पूछा इनफर्टिलिटी में रिजल्ट्स का, तो इनफर्टिलिटी में होम्योपैथी बहुत अच्छा है।
बहुत ही अच्छा है। मैं आपको बताऊं, बहुत से केसेस जो क्रॉनिक लॉन्ग स्टेट केसेस थे वो भी ठीक हुए हैं। और ओलिगोस्पर्मिया के अंदर होम्योपैथी इज़ वेरी गुड। इसके अंदर अगेन आप मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल पे जाके और जो स्पर्म से रिलेटेड ओलिगोस्पर्मिया, शुक्राणु की कमी, एजोस्पर्मिया, इससे रिलेटेड काफ़ी वीडियोस है इनफर्टिलिटी, आप वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कितना तेज़ी से हमें इसमें रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और इसके अंदर कुछ हमें इन्वेस्टिगेशन टेस्ट वगैरह भी करवाने होते हैं, वो भी करवाने होंगे। और जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पे वीडियो मैं एडवाइस करूँगा, आप वो भी देखें। और मैडम का हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो जब तक अभी आप क्लिनिक नहीं आते हैं तो उनका थायराइड का जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है कंटिन्यू रखिएगा, वो कंट्रोल रहना जरूरी होता है और आप बाद में कॉन्टैक्ट करके आ सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद जी का, लिखते हैं 2nd डिग्री पाइल्स है, मत से बाहर निकले और एनल फिशर भी है। देखिए आनंद जी, पाइल्स है तो सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है कि कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत को खत्म करना है। जब आप सुबह फ्रेश हो तो इजी वे में आपको स्टूल या मल त्याग होना चाहिए, बिल्कुल भी उसमें जोर नहीं लगना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, मिर्च मसाले वाला, फास्ट फूड्स, बाहर का पैक्ड फूड आइटम, सारी चीज़ें बंद कीजिए। हरी सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, सलाद ज़्यादा लीजिए, फ्रूट्स ज़्यादा लीजिए, पानी खूब पीजिए, कब्ज बिल्कुल मत रहने दीजिए। साथ में मैं कुछ मेडिसिन बताता हूँ जो आपके इसके अंदर ऐसे केसेज में अच्छे रिजल्ट्स देती है। सबसे पहली मेडिसिन होती है सल्फर। सल्फर को 30 पोटेंशियम रोज मॉर्निंग में दिन में एक बार लेना चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें जो अच्छे रिजल्ट्स देती है वो नक्स ओमिका, उसको 200 पोटेंशियम में नाइट में लेना चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन होती है एस्कुलस 200, AESCULUS, एस्कुलस 200 सुबह शाम लेनी चाहिए। और एक नाइट्रिक एसिड आती है, NITRIC नाइट्रिक, और ACID एसिड, नाइट्रिक एसिड 200, उसको भी सुबह शाम लेना चाहिए। तो ये जो मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी मेडिसिन आपका फिशर और पाइल्स दोनों के अंदर ही बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। प्लस डाइट का आपको ध्यान रखना होता है। एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आपको फिर भी कब्ज ज़्यादा रहती है तो एक टेबलेट आती है होम्योपैथी के अंदर, येलो टैबलेट, YELLO, येलो, येलो मतलब पीला। तो येलो टैबलेट नाम से एक टैबलेट आती है, उसकी रोज़ रात को एक गोली गुनगुने ल्यूकवार्म वाटर के साथ सोते टाइम आप लेते हैं तो आपका मॉर्निंग में पेट भी आराम से साफ होता है। ये मेडिसिन डाइट का ध्यान रखते हैं तो धीरे धीरे देखा है कि पाइल्स के अंदर ठीक हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिलेश्वर जी का, लिखते हैं मेरी पत्नी को थायराइड था बट अब ठीक है और उनके पूरे शरीर में सूजन है और पैर में नीली नसें जो वेरिकोज वेन में होती है, नीली नसें पैरों के अंदर वेरिकोज वेन के कारण होती है, वो दिखाई देती है और कभी कभार समाप्त भी हो जाती है। एडवाइस ट्रीटमेंट। देखिए अखिलेश जी, सबसे पहली बात तो मैं बताऊंगा कि अगर थायराइड काफ़ी टाइम से चेक नहीं कराए तो थायराइड जरूर वापस चेक करा लीजिएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने बताया उनकी बॉडी में सूजन रहती है, शरीर में सूजन आना और पहले भी थायराइड की हिस्ट्री रही है तो आप थायराइड को बीच बीच में जरूर चेक करवाते रहें, उसके कारण बॉडी में कई बार स्वेलिंग आ जाती है, वो जरूर चेक करें। और जो पैरों में नीली नसें हैं वेरिकोज वेन के कारण होती है। इसमें एक तो सजेस्ट करते हैं कि पैर लटका के नहीं रखें, ज़्यादा देर तक पैर लटका के नहीं रहें, ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहें। जैसे ही बैठे हैं या खड़े, दिन में मान लीजिए कोई ऑफिस का अगर वर्क कर रहे हैं या घर पे भी काम कर रहे हैं, बीच में जाके रेस्ट करें, बैठे, पैरों का थोड़ा सा लेवल ऊंचा रखें। बिस्तर पे भी जैसे सो रहे हैं तो जिस प्रकार हम सिर के नीचे पिलो या तकिया रखते हैं उस तरह से पैर के नीचे भी हल्का सा, मान लीजिए थोड़ा चद्दर या आपने फोल्ड करके रख लिया, हल्का सा एंगल ऐसा जिससे ब्लड का फ्लो वापस नीचे हो। दिन में भी लगातार पैर लटका के नहीं बैठना होता है, तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना होता है। मेडिसिन जो ऐसे अच्छे रिजल्ट देती है, एक तो लेकेसिस अच्छी मेडिसिन होती है इसमें, उसको 200 पोटेंशियम में वीक में एक बार लेना चाहिए, एवरी संडे, LACHESIS, लेकेसिस 200, तो लेकेसिस 200 वीक में एक बार। नेक्स्ट मेडिसिन जो है पल्सेटिला 30, PULS, पल्स भी लिख देते हैं तो बहुत है, PULS पल्स 30 भी आप लिख देते हैं बहुत होता है, इसको सुबह शाम लेना होता है। एक हेमामेलिस वर्जिनिस मदर टिंचर आता है, HAMAMELIS, हेमामेलिस VIR, हेमामेलिस वेरी लिख लीजिए मदर टिंचर, इसकी आप 10-10 बूंद सुबह शाम 1 कप गुनगुने पानी में लेनी होती है। ये मेडिसिन जो है वेरिकोज वेन या जो नीली नसें आपने वर्ड यूज़ किया उसके अंदर हमें अच्छे रिजल्ट देती है। बाकी जो प्रिकॉशन दिए उनका ध्यान रखिए। थायराइड जरूर एक बार चेक करवा लें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है नितिन जी का, लिखते हैं हैविंग न्यूरोमस्कुलर वीकनेस ड्यू टू डायबिटीज एज 43। देखिए नितिन जी, इन डायबिटीज मतलब न्यूरोमस्कुलर वीकनेस इज वेरी कॉमन। हम हिंदी में ही बात करते हैं, बाकी लोग समझ सकेंगे कि डायबिटीज के अंदर न्यूरोमस्कुलर वीकनेस से मतलब ये हो गया दोस्तों कि शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा समझ लीजिए थकावट है, कमजोरी है, सुस्ती है, मांसपेशियों में कमजोरी है, नसों में कमजोरी महसूस हो रही है डायबिटीज के कारण। देखिए डायबिटीज एक ऐसी डिजीज है जिनको हो रखी है वो सब इस चीज़ को जानते हैं। डायबिटीज एक तरह का आप कह सकते हो दीमक लग जाती है शरीर में, उस तरह से जैसे लकड़ी को अंदर ही अंदर दीमक खोखला करती है, उसी तरह से डायबिटीज आपकी बॉडी के अंदर से जो नर्व्स होती है, मसल्स होती है, उनको वीक करती जाती है। इसी तरह से इसी कारण इसलिए डायबिटिक रेटिनोपैथी और बाकी चीज़ें भी हम कई बार बात करते हैं कि हमारी नर्व्स को वीक करती है।
तो ये उसके कारण होता है। मैं एडवाइस करूँगा डाइट है का स्ट्रिक्टली ध्यान रखें। डायबिटीज़ पे मेरे वीडियोस बने हुए हैं काफ़ी कुछ, उनको आप देखें, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। डायबिटीज़ से डाइट का इंपॉर्टेंट ध्यान रखें। डेली आप 30 to 60 मिनट्स तक फिजिकल एक्टिविटी, योगा, प्राणायाम वगैरह करें, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको बताऊं जो इसके अंदर अच्छे रिजल्ट्स देती है। पहली है साइजीजीएम मदर टिंचर, इसके ऊपर मेरा अलग से एक वीडियो भी है साइजीजीएम पे, उसको आपको जरूर लेना चाहिए। उसके आप 10-10 बूंद सुबह शाम ले सकते हैं। अवैना सटाइवा, कल ही वीडियो अपलोड किया था, उस मदर टिंचर की 10-10 बूंद सुबह शाम। और एक आपके लिए जो है डायबिटीज़ के लिए आपको यूज करना चाहिए एसिड फोस मदर टिंचर, एसिड फोस क्यू, ACID एसिड, PHOS क्यू, एसिड फोस क्यू, उसकी भी 10-10 बूंद सुबह शाम। ये 3 जो है मदर टिंचर की फॉर्म में, तीनों को आप एटलीस्ट सुबह शाम जरूर लें। दिन में 3 बार ले सकते हैं, शेड्यूल ऐसा तो 3 बार, वरना सुबह शाम लें। ये आपको डायबिटीज कंट्रोल करने में भी मदद करेगा, साइजीजियम, एसिड फोस और अवैना सटाइवा क्यू। और साथ के अंदर जो आपको नर्व्स और मसल्स की वीकनेस है उसको दूर करने में भी मदद करेगी। मुझे पूरा विश्वास है ये मेडिसिन आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी। प्लस अगर आपकी कोई भी तरह की डायबिटीज़ की करंटली एलोपैथिक या कोई दूसरी मेडिसिन चल रही, उनको कंटिन्यू करें, ऑल ऑफ सडन बंद मत कीजिएगा वरना जंप हो जाती है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सुखराज जैन जी का, लिखते हैं एज 52 ईयर्स है, मुझे यूरिन कम बनता है, बैक साइड में, लेफ्ट साइड में पेन है और कॉन्स्टिपेशन भी है लंबे समय से। देखिए सुखराज जी, सबसे पहली बात तो आपने जो प्रॉब्लम बताई है कि बैक साइड में, लेफ्ट साइड में दर्द होता है आपको पीछे, तो ये पीछे का जो दर्द होता है और यूरिन भी कम बन रहा है, तो इसके अंदर है जैसे मेडिसिन अब आप हम बात कर रहे हैं, मैं आपको डेफिनेटली आपके नॉलेज के लिए बताऊंगा। लेकिन मेरे हिसाब से ध्यान देने वाली बात यह है कि ये किडनी रीजन के अंदर ऐसा तो नहीं है कोई अंदर कोई तरह की प्रॉब्लम हो, उसको रूल आउट जरूर कर लें। उसके लिए एटलीस्ट आपको नज़दीक में आपके जो भी नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं या सर्जन वगैरह होते हैं उनसे मिलना चाहिए। इसके अंदर मेरे ओपिनियन से मैं आपको बताऊं तो अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी होनी चाहिए, जिससे कोई किडनी स्टोन तो नहीं हो रहा है, किडनी प्रॉपरली कम क्यों कर रही है, यूरिन क्यों कम बन रहा है, तो किडनी पे कोई दूसरा प्रॉब्लम तो नहीं है, वो जरूर चेक होनी चाहिए। RFT होता है, रीनल फंक्शन टेस्ट, या कैप भी बोलते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट, कि गुर्दे की एक ब्लड टेस्ट होता है जिससे कि हाँ यूरिया, क्रिएटिनिन सब नॉर्मल है, कोई तरह की किडनी की फंक्शनिंग तो कम नहीं होगी, वो जरूर आपको रूल आउट करना चाहिए अगर यूरिन कम बन रहा है और पीछे पेन रह रहा तो। बट मैं रूटीन में आपके नॉलेज के जैसे केस में अगर मेडिसिन बताऊँ, बैक और ये सारी चीज़ें, तो बर्बेरिस वल्गेरिस इसमें एक अच्छी मेडिसिन होती है, इसकी 10-10 बूंद दिन में 3 बार 1 कप गुनगुने पानी में लेना चाहिए। एक कैंथेरिस 30, CANTHARIS कैंथेरिस 30, इसकी 30 बूंद सुबह शाम लेनी चाहिए। बर्बेरिस वल्गेरिस पर तो मेरा अलग से वीडियो है, वो भी देख सकते हैं। ये 2 मेडिसिन है जो आपकी प्रॉब्लम के लिए अच्छे हैं, बट आपको टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। और पानी खूब पिएं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल जी का, लिखते हैं मेरे बड़े भाई को ग्लूकोमा है, एज 38 ईयर से, दवा बताएं। देखिए ग्लूकोमा के अंदर जो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन होती है, अगर मैं आपके नॉलेज के लिए बताऊं तो इसकी सबसे अच्छी मेडिसिन फोस्फोरस ही होती है। फोस्फोरस को PHORUS फोस्फोरस 30 पोटेंशियम सुबह शाम लेना चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है जेल्सीमियम या GELS, जेल्स भी लिख देते हैं बहुत है, जेल्स 30 GELS जेल्स 30 सुबह शाम। और लाइको LYCO लाइको PODIUM लाइकोपोडियम 30 LYCOPODIUM लाइकोपोडियम 30, इसको भी सुबह शाम। तो ये 3 मेडिसिन, फोस्फोरस 30, जेल्सीमियम 30, लाइकोपोडियम 30, ये 3 मेडिसिन है जो ग्लूकोमा की बेस्ट मेडिसिन है। सुबह शाम देने से बहुत सा केसेज में अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा केस आगे एडवांस सर्जिकल नहीं हुआ है तो ये मेडिसिन ट्राई की जा सकती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेश जी का, लिखते हैं अस्थमा की दवा बताइए। सुरेश जी अस्थमा पे मेरा अलग से डिटेल में वीडियो है, मैं सबसे पहले तो एडवाइस करूंगा उसको देखें। और एक ब्लाटा ओरिएंटलिस क्यू मदर टिंचर पे भी मेरा वीडियो है, वो जरूर देखें। ब्लाटा ओरिएंटलिस अस्थमा की बेस्ट मेडिसिन मानी गई है, पर इसको हैजे से कभी नहीं लेना चाहिए। कहाँ पे उसका मदर टिंचर लेना है, कहाँ उसकी पोटेंसी 200 1 लेनी है, ये सारा एक डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं। उनके गाइडेंस के बिना सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए, वरना अस्थमा एग्रावेट हो जाता है, इसलिए वो मेडिसिन मैं सजेस्ट ही नहीं कर रहा। बाकी आपको ब्लाटा का वीडियो देखना चाहिए, अस्थमा का वीडियो देखना चाहिए। रूटीन के अंदर जो सेल्फ मेडिसिन होती है जो कोई भी ले सकता है, और आपके नॉलेज के लिए मैं रिकमेंड करूं तो वो है इपिकैक 30, उसको सुबह शाम लेना चाहिए। आर्सेनिक एल्बम 30 को सुबह शाम लेना चाहिए। और एस्पीडियोस्पर्मा SASPIDIOSPERMA एस्पीडियोस्पर्मा 30, इन तीनों मेडिसिन को, आर्सेनिक एल्बम 30, इपिकैक 30, एस्पीडियोस्पर्मा 30, इन तीनों मेडिसिन को सुबह शाम लेना चाहिए। और साथ में बेसिलिनम को 200 पोटेंशियम में वीक में 1 बार एवरी संडे लेना चाहिए। ज़्यादातर केसेज में रूटीन में ये मेडिसिन है जो अच्छे रिजल्ट देती है। डिटेल के लिए एडवाइस किया मैंने, वो वीडियो देखें आप, और फायदा होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्की सिंह जी का, लिखते हैं एज 29 ईयर से 2-3 साल से सुबह उठते ही खांसी आती थी, फिर उल्टी आने पर ठीक हो जाता था। अभी थोड़ा टेम्परेचर जब से बढ़ा है तो खांसी के साथ कफ आना शुरू हुआ है, और कफ
कफ क्लियर होने के बाद आराम मिल जाता है, दिन में 5-6 बार ऐसा होता है, उल्टी कम होती है, काफ़ी दवा लिया है, 3 साल से परेशान है। सोचने वाली और जो समझने वाला पॉइंट है वो ये, कफ अफ तो ठीक है बट 3 साल से कफ चल रहा है और सब मेडिसिन ले लिया। विक्की जी सबसे पहली एडवाइस और जो मैं आपको दूंगा, अगर आपको 3 साल से कफ है, क्या आप किसी चेस्ट फिजिशियन से मिले? अगर आप नहीं मिले हैं तो मेरा पहला एडवाइस जो आपके लिए रहेगा, आपको चेस्ट फिजिशियन होते हैं, मतलब वो डॉक्टर जो सिर्फ लंग्स को, फेफड़े को ही देखते हैं, आपके इस सिस्टम के डॉक्टर्स होते हैं, उनसे आपको जाके मिलना चाहिए। 3 साल तक कफ होने के शरीर में बहुत से कारण होते हैं, कई बीमारियां होती है, कई बार अंदर लंग्स में कोई दूसरी चीज़ें भी हो जाती है जिसके कारण इतना लंबे समय तक कफ होता है। हम लोग इधर उधर से दवाई और वो लेता रहते हैं और अंदर बीमारी दूसरी बाद में पता चलता है, और ऐसा मैंने बहुत सी बार देखा है। तो ऐसे क्रोनिक केस में सबसे पहली एडवाइस तो मेरी ये है कि आपको चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर साहब से मिलना चाहिए। वो कह देते हैं बिल्कुल ठीक है तो फिर आपको बाकी ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए, और उसमें अगर कोई दूसरी चीज़ निकलती है, कोई बीमारी बाई चांस अगर निकल जाती है, उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आपके केस के लिए रूटीन में अगर मैं मेडिसिन की बात करूँ, एज पर माई एक्सपीरियंस जो अच्छी मेडिसिन है, तो सबसे पहली मेडिसिन है बेसिलिनम 200। उसको वीक में एक बार एवरी संडे दिया जाता है ऐसे केसेस में। ड्रोसेरा DROSERA ड्रोसेरा 200 पोटेंसी में एवरी वेडनेसडे, यानी हर बुधवार को सप्ताह में एक बार सिर्फ एक डोज लेनी है इसकी भी। और 2 मेडिसिन है जो रूटीन में लेने के लिए होती है, एक तो इपिकैक 30 IPECAC इपिकैक 30 पोटेंशियम सुबह साथ, और सेकेंडली कोकस कैक्टियाई COCCUS कोकस और CACTI कैक्टाई 30, ये भी सुबह शाम लेनी होती है। ये मेडिसिन है जो अगर बाकी कोई पैथोलॉजी नहीं है तो इनको ट्राई किया जा सकता है और ये रिजल्ट्स भी देती है। साथ में ठंडी चीज़ें, चिकनी चीज़ें, फ्रिज की चीज़ें, ये आपको अवॉइड करनी चाहिए। और अगेन चेस्ट फिजिशियन से एक बार जरूर मिलें, ऐसा नहीं हो दूसरा कुछ अंदर हो और हम ऐसे ही बैठे रह जाएं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है साबिर जी का, लिखते हैं UTI है फॉर 1 ईयर, टेकिंग नाइट्रिक एसिड 200, कैंथ्रिस 30, कैंथ्रिस क्यू एंड बर्बेरिस वल्गेरिस क्यू। ऊपर नहीं लेने से कुछ आराम मिलता है और दवाई नहीं लेने से बढ़ जाता है, यूरिन ग्रीन आ रहा है, ऑफेंसिव है, स्कैंटी है। देखिए साबिर जी, 1 साल से अगर UTI है, UTI मतलब होता है दोस्तों यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब में जलन, सिस्टाइटिस, UTI है कि नहीं। और अगर 1 साल से ऐसा है तो बॉडी के अंदर ऐसा तो नहीं, जैसा मैंने अभी बताया कि अंदर कुछ दूसरी पैथोलॉजी तो नहीं है, कोई दूसरी कारण नहीं तो नहीं है, तो उसको जरूर एक बार क्लियर कर लें। उसके लिए आपको सोनोग्राफी, जैसा मैंने बताया, अल्ट्रासाउंड होता है वो जरूर करना चाहिए, RFT रीनल फंक्शन टेस्ट, किडनी का टेस्ट करना चाहिए, यूरिन क्यों कम बन रहा है, क्यों पस हो रहा है, कोई दूसरा रीजन तो नहीं है बॉडी, वो रूल आउट करे। LFT भी ऐसे होना चाहिए, कई बार लीवर की प्रॉब्लम्स के कारण भी ऐसा देखने को मिला है, तो वो जब आप डॉक्टर से मिलते हो और बात दूसरे डिस्कस करके टेस्ट करवाते हो, वो जरूर होना चाहिए। और रूटीन में अगर मैं मेडिसिन बात करूं तो ऐसे में थुजा 1A एक अच्छी मेडिसिन है, थुजा को 1A पोटेंसी में एवरी संडे, एसिड बेंजोइक ACID एसिड BENZOIC एसिड बेंजोइक 30 पोटेंसी में, एपिस 30 पोटेंसी में, और कैंथ्रिस और बर्बेरिस वर्गेरिस तो मदर टिंचर में लिया जा सकता है। और एसिड बेंजोइक 30, एपिस 30 और एक कार्बोलिक एसिड आती है CARBOLIC ACID कार्बोलिक एसिड 30, ये 3 मेडिसिन 30 पोटेंसी में सुबह शाम लेना चाहिए। और बर्बेरिस और कैंथ्रिस मदर टिंचर लिए जा सकते हैं, थुजा 1A वीक में एक बार। ये मेडिसिन अगर बाकी कोई दूसरी पैथोलॉजी नहीं है तो अच्छे रिजल्ट दे देती है, अदरवाइज कोई दूसरी कंडीशन है तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज 26 ईयर्स, डायबिटीज़ है, उसके साथ में इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी ED है, प्रीमेच्योर एजुकेशन यानी शीघ्र पतन की दिक्कत है, मेडिसिन बताएं। देखिए इसके अंदर डायबिटीज़ के कारण वीकनेस आती है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बताया था, अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें, डाइट का ध्यान रखें, कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी किया करें। और मेडिसिन जो बेस्ट इसमें वर्क करती है वो है साइजीजियम जम्बोलिकम, जो डायबिटीज़ को हेल्प करेगी। 10-10 स्पून दिन में 3 बार मदर टिंचर लीजिए। जिनसेंग मदर टिंचर 10-10 स्पून दिन में 3 बार, और एसिड फोर्स मदर टिंचर 10-10 स्पून दिन में 3 बार। तीनों ही मेडिसिन अच्छी कंपनी की यूज़ करें, अच्छे रिजल्ट देती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुणाल जी का, डायलिसिस चल रहा है, फादर का, एज 29 ईयर्स, ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन ज़्यादा है, सजेस्ट मेडिसिन। सबसे पहला एडवाइस तो ये है कि ऐसे केसेस में हमेशा डॉक्टर के चैम्बर में जाके आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, और एडवाइस है मेरा कि डॉक्टर के चैम्बर और गाइडेंस में ट्रीटमेंट लेना चाहिए। साथ में कोई भी तरह का एलोपैथिक या कुछ भी ट्रीटमेंट चल रहा है बिल्कुल कंटिन्यू रखें। डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करें, इन चीज़ों में बिल्कुल नेग्लिजेंसी मत कीजिए, और अपने जो डॉक्टर है उनके गाइडेंस में रहें। साथ में होम्योपैथी, मेरा डायलिसिस और किडनी के ऊपर बहुत से वीडियो मेरे चैनल पे, वो आप जरूर देखें, मैं आपको एडवाइस करूंगा। मेडिसिन की बात करें, मेडोरिनम 200 वीक में एक बार एवरी संडे, कैंथ्रिस 200 सुबह शाम, सीरम एंजल 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार, ट्रबेंथिना 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार। और मेरा डायलिसिस वाला वीडियो आप जरूर देखें, मैं एडवाइस करूंगा, डिटेल में है, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद जी का, लिखते हैं कि 2001 में जॉन्डिस हुआ था, उसके बाद से शरीर में थकावट है, कमजोरी है, शरीर टूटता है, धूप सहन नहीं होती है, बुखार महसूस होता है, 18 वर्षों से ऐसा चल रहा है, जांचें कराने से सब नॉर्मल आ रहा है।
देखिए जॉन्डिस के बाद ऐसा कई बार होने लगता है, तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा एक तो डाइट जो इजीली डाइजेस्टेबल फूड लीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए। मेडिसिन की बात करें तो सल्फर को 200 पोटेंसी में एवरी संडे लेना चाहिए, चाइना को 30 पोटेंसी में रोज सुबह लेना चाहिए, नक्स ओमेगा 30 पोटेंसी में रोज नाइट में लेनी चाहिए, और एक चेलिडोनियम मदर टिंचर आएगा उसकी 10 बूंद आपको सुबह शाम लेनी चाहिए। इसके साथ में अवाइना सटाइवा की भी जो मदर टिंचर है उसकी भी 10 बूंद सुबह शाम 1 कप गुनगुने पानी में ले सकते हैं। ये सारी मेडिसिन मुझे उम्मीद है आपको लिए अच्छी रहेगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको काफ़ी पसंद आएगा और आपके लिए लाभकारी साबित होगा। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।